डेटा फ्रेम जो आ गया, इसके बाद कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, कॉलम को बीच में कहीं ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, रो को ऐड करना हो लास्ट में तो रो को कैसे ऐड करेंगे, या डिजायर्ड इंडेक्स की रो को चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, आपको इंडेक्सेस के नाम जो ABCDE हैं इनको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, कॉलम के नेम को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें एक एक नंबर में हमसे पूछी जाती है। तो इन सब के लिए बच्चों क्या है कि कुछ फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें, एक तो जैसे ड्रॉप फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी काम यूज़ में लिया जाता है। डेल फंक्शन को यूज़ किया जाता है, इसी तरीके से लॉक फंक्शन यूज़ किया जाता है और आई लॉक यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इंसर्ट फंक्शन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब इन कामों के लिए ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। रीनेम फंक्शन यूज़ होगा और री इंडेक्स फंक्शन यूज़ होगा। तो लगभग लगभग इन चीज़ों से हम सारी मैनिपुलेशन डेटा फ्रेम में कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वो मैंने आपको बताया, ड्रॉप, डेल, लॉक, आई लॉक, इंसर्ट, रीनेम और री इंडेक्स। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम ड्रॉप से भी हो सकता है, डेल से भी हो सकता है, लॉक से भी हो सकता है, आई लॉक से भी हो सकता है, इंसर्ट से भी हो सकता है, या और किसी तरीके आई लॉक से भी हो सकता है। तो इसके कुछ मल्टीपल परमिटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसर्ट फंक्शन की, चलिए, ठीक है, ये सबसे आसान भी है। तो देखिए इंसर्ट फंक्शन क्या काम में आता है, ये इसमें आपको याद रखना है। अगर आपको कोई भी कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम ही इंसर्ट करना है, इंसर्ट फंक्शन से सिर्फ कॉलम ही इंसर्ट होंगे। टू इंसर्ट कॉलम्स ओनली, न्यू कॉलम्स ओनली। तो नया कोई कॉलम अगर इंसर्ट करना है, टू इंसर्ट न्यू कॉलम एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लास्ट में कॉलम इंसर्ट करना है तो बगैर इंसर्ट फंक्शन के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि अगर लास्ट में जैसे रोल नंबर और नेम है और आपसे कहा जा रहा है कि एक कॉलम इसमें ऐड करो पीछे, ठीक है, लास्ट में कॉलम ऐड करो, तो आपको पता है कि हम जब ऐसे लिखते हैं DF और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रोल नंबर। तो ये जो तरीका है, मतलब किसी भी डेटा फ्रेम के अगर स्पेसिफिक कॉलम को आपको एक्सेस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिख दीजिए, तो पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस हो जाता है। तो DF डॉट रोल नंबर इक्वल टू, अब अगर जैसे मान लो कहा जा रहा है कि रोल नंबर की जो वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 है, इसको चेंज करके आप ये करो 100, 110, 120, 130, 140, ठीक है, ये करनी है सपोज। तो आप अगर ऐसा लिखेंगे DF फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रोल नंबर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप करें प्रिंट DF, तो डेटा फ्रेम का जो स्पेसिफिक कॉलम है उसकी जो अंदर की वैल्यूज हैं, देखिए वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अब देखिए अब नई वैल्यूज आ गई है सारी। अब यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि रोल नंबर को एक्सेस करेंगे तो जितनी वैल्यूज उसके अंदर है उतनी वैल्यूज ही आप यहाँ पर प्रोवाइड करें। अगर आपने कोई वैल्यू यहाँ पर मिस कर दी किसी जगह पर, तो फिर वहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर 4 वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए एरर आ रही है क्योंकि उस कॉलम की जो टोटल वैल्यूज है वो वहाँ पर मैच नहीं हो रही है। तो ये तो यहाँ पर करना ही है, मतलब एग्जैक्ट जितनी वैल्यूज हैं उतनी वैल्यूज ही हम यहाँ पर देंगे। अब पाइथन की जो स्पेशल बात है वो ये है कि अगर रोल नंबर नाम का कॉलम अगर उसके अंदर है तो उसके अंदर वो चेंज कर देगा, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा नेम यहाँ पर लिखा है जो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको वो क्या करेगा, उसको वो नया ऐड कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये पर नाम का मैं लिखता हूँ DF पर इक्वल टू दिस, तो अब वो रोल नंबर नहीं करेगा। अब चूंकि पर नाम का कॉलम अगर उसको मिल जाएगा तो उसमें चेंज कर देगा, नहीं मिलेगा तो देखिए पर नाम का नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप विदाउट इंसर्ट फंक्शन भी आप डायरेक्ट DF इक्वल टू DF और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जो कॉलम आपको चाहिए वो लिखें, और अगर मल्टीपल वैल्यूज दी हुई है तो आप मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर दे सकते हैं। अगर कोई स्केलर वैल्यू देंगे, जैसे देखिए अगर आपको सब सारी एग्जिस्टिंग रोज के लिए वैल्यू देनी है तो वो आप देंगे तो इनबिल्ट, जैसे 100 पहले दी तो 100 यहाँ आएगी, फिर 110 आएगा, फिर 120 आएगा, लाइक दिस सिस्टमेटिक तरीके से वो आएगी। लेकिन अगर कोई जैसे यहाँ पर 50 दे दिया तो स्केलर वैल्यू आपने दे दी, तो वो क्या होगा, जितनी भी रोज होंगी उन रोज के लिए वो स्केलर वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि ये कॉलम ऐड करो विद दिस स्केलर वैल्यू दिस, तो देखिए ये नया कॉलम ऐड हुआ और ये स्केलर वैल्यू उसकी यहाँ पर। एक तरीका ये है कॉलम को ऐड करने का, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता, ये हमेशा कॉलम को लास्ट में ही ऐड करता है। अगर आपको बीच में या स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर इंसर्ट करना है कॉलम, तो फिर हम इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे।
टू इंसर्ट न्यू कॉलम एट स्पेसिफिक लोकेशन। चलो इसमें टॉपिक हम ये रख लेते हैं, इंसर्ट न्यू कॉलम इन डेटा फ्रेम। ठीक है, तो न्यू कॉलम ऐड करना है तो इसके दो तरीके। फर्स्ट तो कैसे लिखेंगे, जैसे df, फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए पर इक्वल टू, अब फिर आपने दिया 100। तो इस तरीके से सिंपल कॉलम हमारा ऐड हो जाएगा। पहला तरीका इसका ये रहेगा। दूसरा रहेगा, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इट ऑलवेज ऐड द कॉलम एट द लास्ट इफ नॉट फाउंड। अगर उसको नहीं मिला तो हमेशा ये लास्ट में ही कॉलम को ऐड करता है, इस तरीके से। दूसरा तरीका ये है थ्रू द इंसर्ट फंक्शन, बाय इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन से आप स्पेसिफिक लोकेशन पे कॉलम को ऐड करवा सकते हैं। तो इंसर्ट फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या है, लिखेंगे df डॉट इंसर्ट और फिर आप उसकी लोकेशन देंगे कि किस लोकेशन पे आपको उसको इंसर्ट करना है। तो आप उसकी इंडेक्स पोजीशन देंगे। तो जैसे आपने अगर 0 लिखा तो देखिए पहला कॉलम जो होता है उसका इंडेक्स होता है हमारे पास 0, दूसरे कॉलम का है 1, इसका है 2। इंसर्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन आप यहाँ पर देंगे। सपोज मैं फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो 0 लिखूंगा, फिर उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर आप उसकी वैल्यूज़ लिख दीजिए, क्या वैल्यूज़ आप देना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 100 देता हूँ तो ये एक स्केलर वैल्यू हुई, मतलब ये सारी रोज के लिए रिपीट हो जाएगी। लेट एग्जीक्यूट दिस। तो देखिए पहले डेटा फ्रेम में मेरे पास 2 कॉलम थे, रोल नंबर और नेम। तो देखिए ये कॉलम जो नया कॉलम है, ये देखिए फर्स्ट लोकेशन पे, क्योंकि मैंने 0 इंडेक्स दिया था तो फर्स्ट लोकेशन पे ये कॉलम आ गया और सारी वैल्यूज इसकी 100 आ गई है। आप अगर चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर डिफरेंट वैल्यूज आपको देना है, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पर रोज है, तो ऐसे अगर आप वैल्यूज देंगे तो हर रो में आपकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 4 5। ये है कॉलम को इंसर्ट करने का। ये क्लियर हो गया आपको बच्चों? या तो आप डायरेक्ट अगर लास्ट में करना है तो सिंपल आप डेटा फ्रेम का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम लिख दीजिए, तो वो नहीं मिलेगा कॉलम तो लास्ट में इंसर्ट कर देगा। या इंसर्ट को यूज करते हुए आप स्पेसिफिक लोकेशन में कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं। सर इंसर्ट फंक्शन में अगर एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम लिखते हैं तो? अच्छा, एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम लिखेंगे तो देख लेता हूँ। वैसे तो इसको एरर देना चाहिए क्योंकि वो फिर कैसे उसको मल्टीपल डुप्लीकेसी वहां पर हो जाएगी। एरर देगा, कैन नॉट इंसर्ट रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है बेटा। ओके सर। तो चूंकि इंसर्ट फंक्शन ही नया इंसर्ट ही करता है, नया कॉलम इंसर्ट करता है, तो अगर आप सेम नेम का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली एरर देगा क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। डिलीशन की बात कर लेते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? ये भी हो सकता है कि हमको कॉलम डिलीट करना हो या हमको रो डिलीट करना हो, तो दोनों चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फंक्शन है डिलीट के लिए। आप स्पेसिफिक एक ही फंक्शन को यूज करो, डेल को आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ड्रॉप फंक्शन है यहाँ पर, और ड्रॉप फंक्शन दोनों ही एंगल में काम करेगा। वो रो को भी डिलीट करेगा प्लस कॉलम को भी डिलीट करेगा, और जिस लोकेशन की चाहेंगे उस लोकेशन के ही रो और कॉलम को डिलीट करेगा। सो दोनों के लिए डिलीट रो और कॉलम, एक फंक्शन को याद कर लो, दोनों काम हमारे हो जाएंगे। डिलीट को जो डेल जो है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लेकिन हमको फिर क्या करना पड़ेगा, चूंकि हम या तो रो को डिलीट करेंगे या कॉलम को डिलीट करेंगे, तो आपको इसमें जो एक्सेस जो इसका आर्गुमेंट है उसको अच्छे से आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप इसका जो सिंटेक्स है वो क्या लिखेंगे, ड्रॉप लिखेंगे। फिर इसके बाद में आप उस इंडेक्स की वो इंडेक्स पोजीशन दीजिए जिसको आपको ड्रॉप करना है, इंडेक्स। और फिर यहाँ पर एक्सेस आर्गुमेंट आप इसमें यूज कीजिए जो एक्सेस आपको देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्सेस आप 0 देंगे अगर आप इंडेक्स को डिलीट कर रहे हैं, और एक्सेस आप 1 देंगे अगर हम कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखिए ये मेरे पास डेटा फ्रेम है अभी, जिसके अंदर सिंपल क्या है, रोल नंबर और नेम, ये 2 कॉलम उसके अंदर है और ये सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब जैसे मैं रोल नंबर को डिलीट करना चाहता हूँ, इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, तो ड्रॉप यूज करूंगा, df डॉट ड्रॉप। इन प्लेस को यूज करें। बाय डिफॉल्ट इसमें इन प्लेस इक्वल टू क्या होता है, फॉल्स होता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसके अंदर चेंज नहीं करता। अगर इन प्लेस को ट्रू कर देंगे तो जो डेटा फ्रेम इस फंक्शन को कॉल करेगा उसी डेटा फ्रेम में ये चेंज करता है।
अदरवाइज आपको df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप करना पड़ेगा, अभी मैं बता दूंगा। जैसे df डॉट ड्रॉप और आप 0 इसकी इंडेक्स पोजीशन मैंने दे दी, एक्सेस इक्वल टू मैं दूंगा यहाँ पर 1 और इतना करके मैं इसको बंद कर देता हूँ। प्रिंट df, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 0 नॉट फाउंड इन एक्सेस। आई थिंक फर्स्ट में इसको एक्सेस देना पड़ता है क्या, एक बार इसका मैं सिंटेक्स अच्छे से देख लेता हूँ। ड्रॉप का क्या सिंटेक्स, ये तो ठीक था। df डॉट ड्रॉप एक्सेस इक्वल टू, ये तो सेकंड आर्गुमेंट है। पहला जो आर्गुमेंट है वो लेबल आर्गुमेंट है, ठीक है। तो ये लेबल की फॉर्म में हमको देना है। तो यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, आप उस कॉलम का नाम ही लिख दीजिए जिसको आपको ड्रॉप करना है। रोल नंबर को ड्रॉप करना है तो रोल नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। इंडेक्स पोजीशन नहीं देना है, उसका नाम ही लिखना है, मतलब लेबल पोजीशन ही यहाँ पर आएगी। और एक्सेस इक्वल टू मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने नोट्स बनाए थे, यहाँ पर इंडेक्स की जगह पर हम लेबल लिखेंगे। कॉलम लेबल भी हो सकता है और या फिर रो लेबल भी हो सकता है। सो आप देखिए कि ये देखो, ये मेरे पास ओरिजिनल डेटा फ्रेम था और ड्रॉप करने के बाद भी वही डेटा फ्रेम रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, ड्रॉप कर देता है लेकिन उस डेटा फ्रेम में नहीं करता। तो आपको या तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा या फिर df इक्वल टू, ये पूरा स्टेटमेंट करना पड़ेगा, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये जरूर आपको इसके अंदर यूज करना है। सो लेट एग्जीक्यूट दिस। सो यू कैन सी नाउ द earlier data frame is this, now the data frame is only contain the name column, so this roll number column is not here। और अगर आपको नेम को ड्रॉप करना था तो सीधा लिखेंगे नेम। एक्सेस का इसमें जरूर ध्यान रखेंगे, एक्सेस आप इसमें जरूर मेंशन करें, एक्सेस इक्वल्स टू 1 मेंशन करें अगर आपको कॉलम को डिलीट करना। इसी तरीके से आप एक्सेस को अगर 0 कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर क्या देंगे, फिर आपकी रो के जो लेबल्स हैं उनको देंगे। जैसे ए लेबल मैंने दिया, तो अब मैं यहाँ पर पहली रो को ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो आप देखिए पहले डेटा फ्रेम मेरा ये था, तो ए नाम की जो रो है, देखिए अब इस वाले डेटा फ्रेम में ए नाम की रो नहीं है। इसमें मैं सी देता हूँ तो अब सी वाली रो नहीं रहेगी। तो आप जिस भी कॉलम को चाहें, जिस भी रो को चाहें, इस ड्रॉप फंक्शन से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सी वाली रो यहाँ पर नहीं है, तो इसमें आप ये ध्यान देंगे, यहाँ पर रो लेबल देंगे। अगर आपकी जो रो है, अगर रो में सिस्टम डिफाइंड इंडेक्सेस हैं, एक मुझे इसमें डाउट ये हो रहा है, अगर यहाँ पर सपोज ABCDE नहीं है तो फिर तो हम लेबल कैसे लिखेंगे, तो लेबल तो उसमें रहेगा ही नहीं। तो अब जैसे मैं यहाँ पर, ये मेरा डेटा फ्रेम बन गया, अब इसमें 2 नंबर की, तो फिर तो मुझे 2 ही लिखना पड़ेगा सीधा सीधा यहाँ पर। हाँ, तो देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिस्टम डिफाइंड इंडेक्सेस हैं तो आप फिर यहाँ पर इंडेक्स ही देना पड़ेगा फिर उस केस में, क्योंकि वो इंडेक्स ही वहाँ पर रहेगा। तो देखिए एक्सेस इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर 1 दिया, तो 1 नंबर की जो रो है वो यहाँ से चली गई। इसको आपको डबल कोड में नहीं देना है अगर सिस्टम डिफाइंड इंडेक्सेस वहाँ पर रहेंगे तो। अगर सर यूजर ने भी 1 2 3 4 दिए तो भी उसमें करना पड़ेगा। यूजर ने दिया है तो वो तो फिर इंटीजर वैल्यू हो गई, तो वो तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ इंडेक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू। देखो अब ये मैंने 1 2 3 सर इसे डबल कोट्स में देंगे तब क्या होएगा? भाई जो आपके लेबल्स हैं वो लेबल्स अगर स्ट्रिंग में दे रखे हैं तो स्ट्रिंग में दे देंगे, अगर आपने इंटीजर में दे रखे हैं तो इंटीजर में इसकी वैल्यू देंगे। देख लेता हूँ मैं इसको डबल कोट्स में देके एक बार। इस केस में एरर देगा क्योंकि वो स्ट्रिंग का 1 नहीं है, वहां पर वो 1 जो आपका लेबल था वो इंटीजर का 1 था। अगर यूजर डिफाइंड लेबलिंग आपने स्ट्रिंग में की है तो स्ट्रिंग में देंगे, और अगर इंटीजर में की है तो इंटीजर वैल्यू देंगे आप। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एक और डिलीशन का तरीका है बच्चों, वो है डेल फंक्शन का, लेकिन ये सिर्फ कॉलम के लिए लागू होता है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फिर यहाँ पर आपको 2 चीज याद करनी पड़ेगी। सो इट इज ओनली टू डिलीट। हाँ, और ड्रॉप की एक और खासियत है, इस ड्रॉप से आप एक साथ अगर 2 कॉलम को या 2 रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको भी दे सकते हैं, मतलब मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल रोज को डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जिसका इंडेक्स 1 है उसको भी चाहता हूँ और 3 है उसको भी चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर इनको स्क्वायर ब्रैकेट में 1,3, तो मल्टीपल रोज भी हो जानी चाहिए। तो 1 भी गया यहाँ से और 3 भी गया। इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स। इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स तो इसका बाय डिफॉल्ट होता है। ये इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स का मतलब ये है कि ये जो चेंजेस हैं ये इस डेटा फ्रेम में नहीं होंगे, वो कोई दूसरा डेटा फ्रेम रिटर्न करता है उस केस में।
तो हम उसको चूंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमको इसी में अगर चेंज कराना है, जो डेटा फ्रेम इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर उसी डेटा फ्रेम में चेंज कराना है तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू लिखते हैं। अदरवाइज अगर इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स है यहाँ पर, जैसे अगर ऐसा है तो फिर हमको ऐसे करना पड़ेगा df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप। तो इस केस में क्या करेगा, ये चेंज करने के बाद नया डेटा फ्रेम हमको रिटर्न करेगा, फिर उसको हम df में ही स्टोर करवा लेंगे, ताकि अगर ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज करवाना है तो, और अगर नए में करवाना है तो नया भी ले सकते हैं df 1 करके। मैं कह रहा था जो ड्रॉप है उससे हम मल्टीपल कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रोल नंबर और नेम देता हूँ तो इसमें क्या एरर आ रही है, अच्छा एक्सेस इक्वल टू 0 रखी है मैंने, देखिए तो कॉलम डिलीट करना है तो एक्सेस इक्वल टू 1 में यहाँ पर दूंगा। तो अच्छा ये मैंने यहाँ पर अधूरा छोड़ा हुआ, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो दोनों कॉलम इसमें से एक साथ डिलीट हो जाएंगे। देखिए अब मेरे पास पहले डेटा फ्रेम ये था, बाद में एम्प्टी डेटा फ्रेम रह गया है, क्योंकि दोनों ही कॉलम डिलीट कर दिए तो कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर। So this is also a special thing about the drop. Can delete multiple rows और columns together. ठीक है, एक साथ कर सकता है। जबकि del फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो del फंक्शन एक बार में एक ही कॉलम को डिलीट करेगा और सिर्फ कॉलम को ही डिलीट करेगा। इट इज ओनली टू डिलीट वन कॉलम एट अ टाइम। ठीक है, और सिर्फ कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, पूरा डेटा फ्रेम अगर डेल करके डेटा फ्रेम का नाम लिख देंगे स्पेसिफिक तो पूरा डेटा फ्रेम भी डिलीट हो जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ उसको, ओनली टू डिलीट। लेट वी सी द डिफरेंस बिटवीन डेल वर्सेस ड्रॉप इन पांडास। तो देखिए ड्रॉप ऑपरेट ऑन बोथ द कॉलम्स एंड रोज, जबकि डेल ऑपरेट ऑन कॉलम्स ओनली। ड्रॉप कैन ऑपरेट ऑन मल्टीपल आइटम्स एट अ टाइम, डेल ऑपरेट ओनली वन आइटम एट अ टाइम। ड्रॉप कैन ऑपरेट इन प्लेस एंड रिटर्न अ कॉपी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इन प्लेस इसमें ऑपरेट करता है, उसकी कॉपी रिटर्न करता है, जबकि डेल इज एन इन प्लेस ऑपरेशन ओनली, मतलब ये हमेशा ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही चेंजेस करता है। ठीक है, तो डेल किस तरीके से काम करेगा, वी कैन ऑल्सो यूज टू डेल ओनली टू डिलीट द कॉलम। सो सिंपली वी हैव टू राइट डेल and then the name of the data frame, then in the square bracket we have to mention the particular column that we want to delete. So del df then particular column name, so it will just delete that particular column. We cannot delete the multiple columns together using this del function. Suppose I am writing del df, so name df is not defined. What it is doing, एक्चुअली डेल df कर दिया, तो फिर मैं जब df को प्रिंट कर रहा हूँ तो वो कह रहा है df नाम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप किसको प्रिंट कर रहे हो। मतलब यहीं पर ही डेल df ने ही df का काम खत्म कर दिया। ठीक है, सो व्हेन वी राइट डेल df देन इट विल जस्ट डिलीट ऑल द डेटा फ्रेम फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी में से भी डिलीट कर देगा। ऐसा नहीं कि उसको एम्प्टी करेगा, एम्प्टी नहीं करेगा, उस पूरे डेटा फ्रेम को ही डिलीट कर देगा, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर उसके बाद। ओरिजिनल डेटा फ्रेम में मैं आता हूँ, तो ये मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, रोल नंबर नेम इसके अंदर कॉलम थे। अब जैसे मुझे बताइए कि जहाँ पर ये दिव्यांशु लिखा है, ये दिव्यांशु गलत लिखने में आ गया है। आई वॉन्ट टू चेंज दिस टू सपोज अनदर नेम आशीष। तो अब दिव्यांशु की जगह आशीष लिखना है तो क्या कोड होना चाहिए, सपोज यही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, सिंपल सा। दिव्यांशु की जगह क्या होना चाहिए, आशीष होना चाहिए। सो व्हाट शुड आई राइट, व्हाट शुड बी द कोड फॉर दिस, एंड द डेटा फ्रेम नेम विच इज गिवन इज df। सिलेक्शन ऑफ अ इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। अगर इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, देखिए इसमें आप गौर करो, पूरा कॉलम चाहिए तो डॉट, अपने डॉट करके कॉलम नेम या स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम लिखा था। अगर उसका सबसेट चाहिए, मतलब कोई पोर्शन चाहिए, मतलब एक डेटा फ्रेम पूरा तो डेटा फ्रेम है, उसका कोई सबसेट चाहिए जिसके अंदर रो कॉलम, ऐसा मतलब एक नया डेटा फ्रेम उसका उसी का पोर्शन चाहिए, तो लॉक और आई लॉक की हेल्प से हम करते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए तो देखिए इस तरीके से करते हैं, जैसा सुमोनी ने बताया था, df डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रो नेम और रो इंडेक्स। ठीक है, या फिर हम डेटा फ्रेम का नाम डॉट 8 यूज कर सकते हैं, 8 यूज करके फिर रो नेम कोमा कॉलम नेम, ऐसे भी कर सकते हैं।
या फिर डेटा फ्रेम का नेम डॉट i8 और रो इंडेक्स कोमा कॉलम इंडेक्स, ऐसा भी कर सकते हैं। सो इसके आंसर हमारे पास वेरी करेंगे। पहला जो आंसर है वो तो यही हो सकता है डायरेक्ट df डॉट और फिर उस कॉलम का नाम था मेरे पास नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उस रो का नाम जिस रो को हम एक्सेस करना चाहते हैं b, बिकॉज कॉलम नेम इज नेम एंड रो नेम इज b, सो दिस वन df डॉट नेम देन स्क्वायर ब्रैकेट b। यहाँ पर देखिए ये आशीष हो रहा है, या फिर हमसे कहा जा रहा है हम क्या करें, हम यूज करें 8 को, और 8 या i8 जब आप यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले रो आएगी बाद में कॉलम आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में कोमा को यूज कर सकते हैं। जब 8 को यूज करेंगे तो रो नेम लिखेंगे, कॉलम नेम लिखेंगे, लेकिन i8 को यूज करेंगे तो रो इंडेक्स लिखेंगे, कॉलम इंडेक्स लिखेंगे। ये दोनों डिफरेंस है 8 और i8 में। तो इंडिविजुअल वैल्यू के लिए यूज आ रहा है। तो df डॉट 8 अगर मैं यूज करूंगा तो 8 के केस में पहले रो नेम लिखेंगे, रो नेम क्या है मेरा b, और फिर कॉलम नेम क्या है मेरा नेम, और यहां पर मैं देता हूं आशीष। ठीक है, तो जिसकी रो नेम है b और कॉलम नेम है नेम, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर b नेम पर आशीष हो जाएगा। ये देखिए इसमें कोई एरर भी उसने नहीं दिया। सो दिस ऑल्सो द सॉल्यूशन। और अगर आप i8 यूज करना चाहें तो i8 को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन i8 को जब आप यूज करेंगे तो रो नेम नहीं देंगे, रो इंडेक्स देंगे। तो b का इंडेक्स है मेरे पास 1 और नेम का इंडेक्स भी है मेरे पास 1, तो इस तरीके से देंगे i8 1, दिस वन। सो टू एक्सेस द पर्टिकुलर इंडिविजुअल वैल्यू। सो यहाँ पर हमको 8 समझ में आया, i8 समझ में आया, और नॉर्मल तरीके से आप df डॉट कॉलम का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रो का नाम वैसे भी आप दे सकते हैं। बाकी 8 और i8 को आप यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो अब हम लॉग और iLog की बात कर लेते हैं। तो बच्चों लॉग और iLog को बिल्कुल ढंग से समझना है हमको। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में आपको डेटा फ्रेम से एक सबसेट निकाल के देता है। इट गिव्स सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम। अब देखिए यहां पर ये स्लाइसिंग करते हैं, क्योंकि जब हम स्लाइस करते हैं तब भी हमको एक सबसेट ही मिलता है। तो यहां पर ये सिंटेक्स हमको ध्यान रखना है, जब df डॉट log हम लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अब देखिए इसके अंदर कोमा आएगी और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो देखिए कोमा के इस तरफ जो है आपके रो का, आपकी मतलब रो के बारे में, रो की रेंज लिखेंगे, और इस तरफ कॉलम की रेंज लिखेंगे। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा रहेगा, देखिए डेटा फ्रेम नेम डॉट लॉग, फिर कोमा के पहले रहेगी आपकी रो की रेंज, कोमा के बाद रहेगी कॉलम की रेंज। स्टार्ट रो से लेके एंड रो, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से एंड करना है, और कॉलम कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से आपको एंड करना है। तो इस तरीके का इसका सिंटेक्स होता है। अगर आप iLog यूज करेंगे तो देखिए iLog और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। iLog में क्या करते हैं, स्टार्ट रो इंडेक्स आता है यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट रो इंडेक्स मतलब हर चीज का यहाँ पर इंडेक्स आएगा। स्टार्ट रो इंडेक्स, एंड रो इंडेक्स, फिर यहाँ पर स्टार्ट कॉलम इंडेक्स और एंड रो इंडेक्स। चलिए अब इसके ऊपर हम काम कर लेते हैं, इनकी कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये सिंटेक्स हमको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसमें हम देखते हैं, वापस से यही क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज रो ऐड करना कैसे होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, एड अ न्यू रो एट लास्ट ऑफ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के लास्ट में मुझे नई रो ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीका है, आप लॉग को यूज करो हर जगह। आपको चाहे रो ऐड करनी हो, चाहे आपको कॉलम ऐड करना हो, चाहे रो को आपको बीच में ऐड करना हो या कॉलम को भी बीच में ऐड करना हो, इससे भी आप पूरा कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट था तो इंसर्ट की हेल्प से भी हम कॉलम को ऐड कर रहे थे, लेकिन लॉग की हेल्प से आप कुछ भी ऐड या मॉडिफाई कर सकते हो एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है, लॉग df डॉट लॉग, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। अब मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पर रो ऐड करना है। तो रो ऐड करना है, कहाँ पर ऐड करना है, मुझे नीचे ऐड करना है f में। ठीक है, तो चूंकि मैं यहाँ पर लॉग लिख रहा हूँ, तो देखिए लॉग के अंदर आपने रो इंडेक्स आपने दिया f, तो देखिए f नाम की यहाँ पर रो ऐड हो गई है और उसके जो एलिमेंट आ गए 106 दिनेश। तो अगर आपको सिर्फ रो ऐड करना है तो देखिए कॉलम में आप सिंपल कोलन लगा के छोड़ दीजिए उसको, और यहाँ पर आप क्या करो, उस रो का नाम लिख दीजिए। अब अगर उसको वो रो पहले से मिलेगी, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ D, तो वो क्या करेगा, D नाम की जो रो है उसको चेंज कर देगा इससे।
एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए डी नाम की जो रो थी वो पहले क्या थी 104 सुमोनी था, अब क्या हो गया डी नाम की रो में 106 दिनेश आ गया। तो एग्जिस्टिंग रो को चेंज करना है तो भी इसी से हो जाएगा, और अगर वो इंडेक्स उसको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर एफ लिखता हूँ तो उसको वो ऐड भी कर दे रहा है। और जो ये फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहा है इसको तो आप इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो नई रो को ऐड कर रहा है तो इसको एज अ फ्लोट डेटा टाइप ट्रीट करके सबको वो फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहा है, सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? तो बड़ी आसानी से आप एक्स्ट्रा नीचे रो ऐड करना है या ऊपर जो एग्जिस्टिंग है उनको एडिट करना है, उनको भी आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप आई लॉग यूज करेंगे ना बच्चों, तो आई लॉग क्या करता है, मुझे जहां तक लगता है एग्जिस्टिंग रोज में ही काम करेगा, नई रो ऐड नहीं करना चाहिए इसको। जैसे मैं आई लॉग करता हूं और यहाँ पर 2 देता हूं, सो आई लॉग 2 कोलन, तो वो रो जिसका इंडेक्स 2 है, 2 इंडेक्स किसका है मेरा, इसका है 103 स्नेहा का, इस 2 इंडेक्स पर 106 दिनेश इसको कर देना चाहिए। लेट एग्जीक्यूट दिस। हाँ ठीक है, तो ये 103 स्नेहा जो रो थी इस पे देखो 106 दिनेश इसने कर दिया। लेकिन अब अगर मैं इसको नीचे ऐड करना चाहता हूं तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 होगा, तो मैं यहां पर 5 लिखता हूं। तो देखिए एरर दे रहा है, इंडेक्स एरर आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये आउट ऑफ बाउंड हो रहा है। तो आई लॉग आपकी एग्जिस्टिंग रो पे काम करेगा, उसकी हेल्प से आप नीचे नई रो ऐड नहीं कर पाएंगे। एग्जिस्टिंग रो में कोई चेंजेस है तो आई लॉग की हेल्प से आप इंडेक्स पोजीशन देके उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन लॉग से एग्जिस्टिंग रोज पे भी काम कर पाएंगे हम और नई रो भी ऐड कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि आई लॉग की अपेक्षा हम लॉग को यूज करें हमेशा। तो क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द क्वेश्चन? ऐड अ न्यू रो एट द लास्ट ऑफ द डेटा। द आंसर इज सिंपल, df.log। सो लॉग और आई लॉग तो बिल्कुल कमाल के हैं, आप इससे पूरी की पूरी रो इंसर्ट होगी। इसी तरीके से अगर कॉलम भी इंसर्ट करना है तो पूरा कॉलम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम कैसे इंसर्ट होगा, या फिर मैं इसी में एक और क्वेश्चन बनाता हूं, सपोज सेकंड, चेंज द रो ऑफ इंडेक्स, वो रो जिसका इंडेक्स लेवल C है उसकी जगह पर 103 स्नेहा की जगह पर 111 कार्तिक आ जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे बताइए? तो देखिए रो को आप चाहे एग्जिस्टिंग रो को चेंज करना हो या नई रो ऐड करना है, बड़ी आसानी से आप लॉग को यूज करके ये काम कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें अगर आप ऐसा कहें कि नई रो ऐड करना चाहता हूं मैं, लेकिन अगर आप कहें कि B और C के बीच में कोई नई रो ऐड करो, तो एक्चुअली बीच में अगर आपको ऐड करना है तो वो लॉग से भी नहीं होगा, आई लॉग से भी नहीं होगा, उसके लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कॉलम ऐड करने का, ऐड अ न्यू कॉलम एट लास्ट ऑफ डेटा फ्रेम। तो हालांकि ये पहले भी हमने कॉलम इंसर्ट करना है तो वो डायरेक्ट भी हो रहा है, इंसर्ट से भी हो रहा है, लेकिन लॉग, तो लॉग में अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो देखिए कॉलम जो रो है उसमें हमको क्या देना पड़ेगा, कॉलम देना पड़ेगा, मतलब सारी रो इंक्लूड हो उसमें। और पीछे की तरफ आप उस कॉलम का नाम दीजिए, जैसे मैं दे देता हूं यहां पर एड्रेस, और यहां पर मैं कुछ भी दे देता हूं बार, इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखा आपने, कॉलम भी ऐड होगा, लास्ट में ऐड हो गया वो। ठीक है, तो लास्ट में कॉलम भी ऐड होगा, बीच में अगर आप यहां पर नेम कर देंगे तो नेम कॉलम में 12 हो जाएगा। ये एक था, या फिर इसको तो और लगा के हम ऐसा भी कर सकते हैं, DF और एड्रेस इक्वल टू 12, ये होता ही होता है ऐसा अगर कॉलम नहीं मिलता तो। या फिर और df.insert, जैसा मैंने पहले बताया, इंसर्ट फंक्शन को यूज करेंगे और इसकी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, 2 इंडेक्स पे देना है मुझे, क्या इंसर्ट करना है, एड्रेस इंसर्ट करना है, और क्या वैल्यू डालनी है, 12 डालनी है। ये देखिए 3 मेथड से हमारी जो कॉलम है वो ऐड हो रहा है। तो ये तरीका है, मतलब लॉग को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, लॉग और आई लॉग का ये तरीका है। और मेनली जो लॉग है वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रो ऐड करने के लिए पूछे जा रहे हैं, तो ये रो ऐड तो सिंपल सी यहाँ से हमारे पास हो जाएगी, कॉलम भी ऐड हो जाएगा। तो ये सिर्फ कॉलम को ही देखिए, इंसर्ट कॉलम इनटू डेटा फ्रेम एट स्पेसिफाइड लोकेशन, रेज अ वैल्यू एरर इफ कॉलम इज ऑलरेडी कंटेंट इन द डेटा फ्रेम अनलेस अलाउड डुप्लीकेट इज सेट टू ट्रू। और इंसर्ट से नया कॉलम ही ऐड होगा, अगर ऐसा कॉलम आप दे रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट करता है तो फिर ये एरर आपको देगा। तो इसमें कहीं एक्सेस का कोई आर्गुमेंट भी नहीं है कि आप एक्सेस दें और ये रो भी इंसर्ट कर दें। ठीक है, रो इंसर्ट करने का यही तरीका है।
सर ये आई लॉग फंक्शन और लॉग फंक्शन से हम सबसेट निकालते हैं, तो वो जो सबसेट निकलेगा वो कैसे निकलता होगा, मतलब स्लाइसिंग की तरह, जैसे हम हाँ, स्लाइसिंग करते स्लाइसिंग थे की तो तरह ही उसमें। इसको आप दूसरे डेटा फ्रेम में ले सकते हो उसी पोर्शन को। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था df डॉट लॉग, और लॉग करके अगर आप पूरी यहाँ पर स्लाइसिंग करते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, चलो आई लॉग यूज़ कर लेता हूँ ताकि इंडेक्सिंग से मेरा काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ 0:1 कोमा 0:1। तो देखिए df1 में क्या आया है, अच्छा 0:1 लिखा, तो 1 तो वो इंक्लूड कर ही नहीं रहा, 0 रो और 0 कॉलम ही इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पर 2 करना पड़ेगा अगर एक और लेना है। तो ये मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, प्रिंट df ओरिजिनल डेटा फ्रेम, और फिर आई लॉग से उसका सबसेट निकालते हैं। तो अगर लॉग यूज़ करते हैं तब तो दोनों वैल्यू इंक्लूसिव होती है, लेकिन आई लॉग यूज़ करते हैं तो पुरानी वाली पीछे की जो वैल्यू है वो फिर लेस देन हो जाती है। तो देखिए रो दे रहे हैं हम 0:1 मतलब सिर्फ पहली रो, ठीक है, तो पहली रो ये हो गई, और फिर कॉलम दे रहे हैं 0:1 मतलब पहला जो कॉलम है मतलब 101। तो सिर्फ ये जो है मतलब रोल नंबर 101A, तो ये एक तरीके से नया डेटा फ्रेम बन जाएगा। मतलब ये पूरा एक उसी का सबसेट देगा, मतलब एक नया डेटा फ्रेम आपको देगा। तो उस डेटा फ्रेम का एक कॉलम होगा रोल नंबर, और उसका इंडेक्स होगा A, और उसकी ये वैल्यू होगी। अब जैसे इसको मैं बढ़ा दूं, यहाँ पर मैं कर दूं 3 और यहाँ पर मैं कर दूं 2, तो 0 1 2 ये 3 रो लेगा, मतलब एक तरीके से मुझे ये सबसेट मिलेगा, इसका इतना पोर्शन मिलेगा। लेट प्रिंट दिस। ये देखिए ये सबसेट मुझे यहाँ पर मिला है, रोल नंबर, नेम और ABC और ये सारी वैल्यूज, ऐसे सबसेट निकला है। और अगर लॉग को यूज़ करोगे तो लॉग को यूज़ करके भी कर सकते हो, मतलब जो लॉग और आई लॉग हैं ये रिटर्न भी करते हैं, प्लस अगर आप देखो इक्वल के इसको राइट साइड में रखा है तो ये रिटर्न करके देगा नया। और पहले क्या किया था हमने, इसको ऐसे लिखा था और इक्वल करके इधर कुछ वैल्यू लिखी थी, तो ये वैल्यू फिर उसी सबसेट में ट्रांसफ़र कर देता है। दोनों तरीके से काम कर रहा है। तो ड्रॉप के बारे में बता दिया, जो कि किसी स्पेसिफिक कॉलम को या रो को डिलीट करने के काम में आएगा। डेल फंक्शन सिर्फ कॉलम को डिलीट करने के काम में आएगा, इससे रो डिलीट नहीं होगी, स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और एक बार में एक कॉलम ही इससे डिलीट होगा। लॉग और आई लॉग के बारे में बता दिया, जो डेटा फ्रेम है उसके सबसेट आपको निकालने, देन यू कैन यूज दिस लॉग एंड आई लॉग। इंसर्ट बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इंसर्ट से सिर्फ कॉलम इंसर्ट होता है। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट से सिर्फ कॉलम इंसर्ट होता है और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट नहीं होगी। आज हम बात करेंगे रीनेम और री इंडेक्स फंक्शन की। तो रीनेम और री इंडेक्स के ऊपर अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, इसके ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है पूरा डिटेल में, आधे आधे एक एक घंटे के वीडियो हैं, उनको अभी आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो आज हमारा टारगेट रहेगा रीनेम और री इंडेक्स फंक्शन को अच्छे से समझने का। सो लेट मी फोकस ऑन दिस फंक्शन रीनेम। तो जैसा इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, हमको रीनेम करना है। क्या रीनेम करना है? जो आपकी रो लेबल्स हैं और जो हमारे कॉलम लेबल्स हैं, उन रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स को हम रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको चेंज करना है, नाम को चेंज करना है, सिर्फ नाम को चेंज करना है। यहाँ पर वैल्यू की कोई बात नहीं हो रही है, डेटा फ्रेम के अंदर के एलिमेंट की कोई बात नहीं हो रही है, सिंपल रो लेबल और कॉलम लेबल की बात हो रही है। देन वी कैन यूज दिस रीनेम फंक्शन। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, अगर कोई फंक्शन दोनों वे में काम कर रहा है, जैसे ड्रॉप फंक्शन था, तो ड्रॉप फंक्शन से हम रो को भी डिलीट कर सकते हैं और कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। तो फिर ऐसे फंक्शन में हमको एक्सेस आर्गुमेंट जरूर यूज करेंगे, क्योंकि वो एक्सेस आर्गुमेंट ही बताएगा इंटरप्रेटर को कि उसको किस पर्टिकुलर एक्सेस में काम करना है। तो ड्रॉप में जैसे हमने एक्सेस दी थी, अगर एक्सेस को हम 0 रखते हैं तो वो रो को डिलीट करता है, मतलब रो के ऊपर काम करेगा, इंडेक्स के ऊपर काम करेगा। और अगर एक्सेस को हम 1 रखते हैं तो वो कॉलम के ऊपर काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब मैं रीनेम की बात कर रहा हूँ, तो रीनेम भी हमारा रो और कॉलम दोनों में काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम एक्सेस आर्गुमेंट को जरूर यूज करेंगे। So what is the use of this rename function? It is used to rename row labels or column labels, right? इसका syntax क्या होगा? Okay, so this is the actual syntax of this rename function. So you can see what rename function doing actually, alter access label. So what is the work of this rename function? It alter the access label, means any access label. So main argument is access,
एक्सेस इसका मेन आर्गुमेंट है। एक्सेस बाय डिफॉल्ट 0 होगा, मतलब रो को अल्टर करेगा। एक्सेस या तो 0 होगी मतलब, या फिर इंडेक्स भी लिख सकते हैं, या 1 होगी मतलब कॉलम होगा। डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है। इन प्लेस इसमें हम यूज करेंगे जरूर। अगर इन प्लेस, अगर सेम जो डेटा फ्रेम इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, अगर उसी डेटा फ्रेम में चेंज करना है, देन वी कैन यूज इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अदरवाइज इन प्लेस इसका जो आर्गुमेंट है वो फॉल्स रहेगा, मतलब वो सेम डेटा फ्रेम में वो ये चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना है कि जो चेंजेस है, देखिए इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये डेटा फ्रेम है और इसमें रीनेम फंक्शन यूज किया है। अगर आप एक्सेस आर्गुमेंट नहीं देना चाहते तो सीधे आप कॉलम्स इक्वल टू डिक्शनरी की फॉर्म में देना पड़ेगा हमको। एक डिक्शनरी बनाएंगे, डिक्शनरी में ओल्ड वैल्यू लेंगे, कॉलम की ओल्ड वैल्यू, और जो मतलब की में आप ओल्ड वैल्यू लेंगे और उसकी वैल्यू में आप न्यू वैल्यू लेंगे। तो कॉलम्स इक्वल टू ऐसा करेंगे तो सीधा सीधा जो उसके कॉलम्स है, ए का नाम चेंज हो जाएगा ए से, स्मॉल ए से, कैपिटल बी का नाम चेंज हो जाएगा सी से। इस तरीके से सेम आपको अगर रो चेंज करनी तो इंडेक्स इक्वल टू करके लिख दीजिए। तो अगर आप कॉलम्स इक्वल टू लिख देंगे, इंडेक्स इक्वल टू लिख देंगे, तो फिर हमें एक्सेस आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंटरप्रेटर को बता ही रहे हैं कि हमको इंडेक्स चेंज करनी है या कॉलम चेंज करना है। या फिर अगर आप नहीं लिखते हैं इसको, इंडेक्स को नहीं लिखते हैं, तो फिर आप ये सिंटेक्स यूज करेंगे इस तरीके से, रीनेम, और डायरेक्ट आप यहाँ पर डिक्शनरी दीजिए और फिर यहाँ पर एक्सेस में जो आपकी रिक्वायर्ड एक्सेस है उसको आप लिख दीजिए। सो दिस इज वेरी सिंपल वन। सो कंसीडर दिस डेटा फ्रेम, कंसीडर दिस डेटा फ्रेम। सो दिस इज अ डेटा फ्रेम which is given. Okay, now what is required? Now the question is write code to change the row label B जो row label है B2, अब जैसे इस B को मुझे चेंज करना है किसी और से सेकंड, तो समझ में आ गया होगा। इंडेक्स का मतलब क्या है, रो लेवल मतलब ABCDE, और कॉलम लेवल मतलब रोल नंबर और नेम। तो इनके नेम में कुछ चेंज करना है तो हम रीनेम फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो B लेवल है, इस B लेवल की जगह पर क्या हो जाना चाहिए, सेकंड हो जाना चाहिए। सो हाउ आई कैन डू दिस? ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। व्हाट आई हैव टू राइट, सिंपल df डॉट रीनेम, एंड देन चूंकि हम रो में काम कर रहे हैं तो पहला तरीका ये है कि आप इंडेक्स इक्वल टू, फिर आप डिक्शनरी बनाइए, फिर ओल्ड नेम दीजिए की में और न्यू नेम दीजिए उसके वैल्यू में। ये डिक्शनरी यहाँ पर बना दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखो एक दिक्कत ये है कि उस डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करता है ये, तो इन प्लेस को जरूर यूज करें अगर ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं तो, या फिर आप df इक्वल टू ऐसे लिखना पड़ेगा, df इक्वल टू df डॉट रीनेम, ताकि सेम डेटा फ्रेम में वो चेंज कर पाए। या फिर आप इसमें यहाँ पर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दीजिए ताकि सेम डेटा फ्रेम में ये उसको चेंज करे। और मैं डेटा फ्रेम को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट df। So let execute this. So you can see this is the old data frame, and now the data frame becomes this, means this B is changes by this second. So this is the solution of this one. df dot rename, then index equal to this, और in place equal to, और in place equal to true हम जरूर लिखेंगे। और क्या वेरिएशन इसका हो सकता है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इन प्लेस इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो df इक्वल टू करके आप लिखें और फिर इन प्लेस को आप यहाँ से हटा सकते हैं, तो हमको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सारे वेरिएशन आपको इसके बता देता हूँ। देखिए अभी भी हमारी जो रो लेवल है वो सेकंड हो गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ दिस, देन पेस्ट। और क्या वेरिएशन हो सकता है बेटा सिंटेक्स में, जैसे मैंने बताया इंडेक्स इक्वल टू मत लिखिए, इसको सीधा डिक्शनरी आप यहाँ पर लिख दीजिए, और फिर अगर आप सीधा डिक्शनरी यहाँ पर देंगे तो फिर एक्सेस आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, एक्सेस इक्वल टू 0। तो ये भी आप इसके अंदर ले सकते, ठीक है। अब इसमें देखो वही ध्यान रखना है, तो df इक्वल टू df लिखेंगे या फिर इन प्लेस को यूज करेंगे। तो मैं चलिए इन प्लेस को यूज कर लेता हूँ ताकि मुझे df इक्वल टू df नहीं लिखना पड़े। सो वी कैन डू ऑल्सो लाइक दिस। सो सपोज वी आर प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट डिक्शनरी inside this rename function, then it is mandatory to provide the access argument, access equal to 0। और वैसे एक बात बताऊं कि access equal to 0 तो by default होता ही है, तो अगर इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो by default आपकी रो ही चेंज होगी इसके अंदर। तो अगर आप डायरेक्ट भी कर देंगे तो भी मुझे लगता है वो रो को बड़ी आसानी से चेंज कर दें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम रो को ही चेंज कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वही हमारा सेकेंड ही यहाँ पर हो रहा है। और we can do this. Why? Because access is by default 0. So suppose you want to change the row indexes,
suppose you want to change the row labels, then directly you can use this dictionary here, because by default it is changing the row labels. So similarly, suppose there is a question to change the column label. Write the code to change the column label name to st name. Now we want to change the column labels. So how I can do this? तो देखिए ये सारे वेरिएशन यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएंगे। सबसे सीधा तरीका तो जो है बच्चों वो क्या है, देखिए df.rename, और यहाँ पर इंडेक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे। ठीक है, मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम्स इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, नेम को मैं लिखना चाहता हूँ st_name। अब देखिए कॉलम्स इक्वल टू मैंने लिख दिया है, तो फिर मुझे एक्सेस यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी दिस नेम ऑफ column is changed by this st name. So this is true. So instead of index, I have to सर write इसमें here columns, then name. So here I can write this st name. Similarly, suppose I don't want to use this in place, then I can write df equal to df.rename columns equals to this. And suppose I am not using this columns equals to this, then I have to provide here access1 using this same dictionary. यहाँ पर मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये ऐसा कैसा रहेगा इसमें। और यहाँ पर जब हम रीनेम में जब हम कॉलम्स इक्वल टू नहीं लिखेंगे, तो डिक्शनरी अगर आप डायरेक्ट डिक्शनरी लिख रहे हैं तो एक्सेस को आप 1 लिख देंगे। अब देखो ये वाला काम इसमें नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रो के केस में तो काम कर गया, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस बाय डिफॉल्ट 0 होती है। लेकिन अगर आप कॉलम लेवल को चेंज करेंगे तो एक्सेस का देना वहाँ पर जरूरी है। और यहाँ पर ये अगर एक साथ आपको ज़्यादा कॉलम चेंज करने, तो चूंकि आप डिक्शनरी तो दे ही रहे हैं, तो कोमा करके आप दे सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही होगी। जैसे कॉलम, जैसे 2-3 कॉलम को आपको रीनेम करना है एक साथ, तो आप फिर कोमा जो डिक्शनरी आप दे रहे हैं उसमें कोमा से सेपरेट करते हुए दे दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही रीनेम कमांड से आप रो लेबल को भी चेंज कर दें, कॉलम लेबल को भी चेंज कर दें। सो वैसे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर ये कोड है, राइट कोड टू चेंज द कॉलम लेबल नेम टू दिस रोल नंबर टू रोल। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 चेंज करने हैं मुझे, नेम को st नेम से चेंज करना है, रोल नंबर को रोल से चेंज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉलम मेरा था, तो यहाँ पर जहाँ पे मैंने ये डिक्शनरी बनाई थी, इसी में आप इसके आगे या पीछे कहीं पर भी इसको ऐड कर दें। तो जैसे ये पहले था तो मैं इसको पहले ऐड कर देता हूँ रोल नंबर, ये रोल नंबर को मुझे लिखना है रोल, और कोमा में यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ों को मैं वैसा ही रहने देता हूँ। कॉलम्स इक्वल टू मैं लिख ही रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट एग्जीक्यूट दिस। सो यू कैन सी बोथ कॉलम्स हैव बीन चेंज, दिस इज रोल एंड दिस इज st नेम। सो लाइक दिस वी कैन डू। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसमें कॉलम्स इक्वल टू नहीं लिखना चाहते हैं, एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप और लगा के मैं वो भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं कॉलम्स इक्वल टू नहीं लिखना चाहता, तो फिर इसको डायरेक्ट आप डिक्शनरी दीजिए। यहाँ पर आप एक्सेस आर्गुमेंट फिर आपको जरूर यूज करना पड़ेगा, एक्सेस इक्वल टू 1 और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। एनी डाउट इन दिस? सिमिलरली वी कैन चेंज द मल्टीपल रोज। सो दिस इज अबाउट दिस rename function. So now let's have this about this reindex function. How reindex function working? So this is the documentation of reindex. Confirm series and data frame to new index with optional filling logic. तो जैसा इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, ये सिर्फ री इंडेक्सिंग करता है, मतलब उनको ऊपर नीचे कर देगा, या जो सीक्वेंस आप देंगे उस सीक्वेंस में आपका जो डेटा फ्रेम है उसको जमा देगा। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सपोज ये डेटा फ्रेम यहाँ पर दिया हुआ है, और देखिए एक न्यू इंडेक्स नाम की एक सिंपल लिस्ट बना दी, और री इंडेक्स इक्वल टू वो न्यू इंडेक्सिंग इन्होंने डाल दी, तो वो री इंडेक्सिंग हो गई। लेकिन देखो री इंडेक्सिंग का यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ये है कि वो सिर्फ इंडेक्स ही चेंज नहीं होता, उस इंडेक्स के साथ जितनी भी रोज हैं वो सारी चेंज होती है। मतलब वो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल रो जो है वो स्विच करती है। जैसे ये डेटा फ्रेम है, अब मैं कहता हूँ कि ए के बाद यहाँ पर डी आ जाए, तो ये जो डी वाली जो रो है ये पूरी यहाँ से शिफ्ट होगी, ऐसे पूरी हॉरिजॉन्टल डी 104 सम्यक पूरा यहाँ से शिफ्ट होगा, सेकंड पोजीशन पे जाएगा। और फिर उसके बाद जो मैं इंडेक्स चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं पांचों इंडेक्स को जमाना चाहता हूँ, उस तरीके से पांचों इंडेक्स को मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। सो दिस इज द वर्क ऑफ दिस री इंडेक्सिंग। तो ज़्यादा कुछ स्पेशल काम इसका नहीं है, लेकिन कई बार ये एग्जाम में भी आता है।
इसी तरीके से कॉलम की री इंडेक्सिंग भी आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये रो इंडेक्स को चेंज करेगा। इसी तरीके से कॉलम की इंडेक्सिंग भी करनी है तो कॉलम्स इक्वल टू फिर आप जो इंडेक्सिंग आपको रखनी है वो आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक्सेस आर्गुमेंट को आप यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉलम्स इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे तो वैसा का वैसा हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिस्ट देते हैं न्यू इंडेक्सिंग की तो आपको एक्सेस आर्गुमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा 0 और 1। तो जैसा हमने उसके पहले रीनेम फंक्शन में देखा था, सेम लाइक दिस। ओके, तो कोई और स्पेशल काम इसका नहीं है। जब हम रो इंडेक्सिंग कर रहे थे तो रो इंडेक्सिंग में डायरेक्ट आप यहाँ पर नया इंडेक्स दे सकते हो, ठीक है। और इन प्लेस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट ही आपके डेटा फ्रेम में ये वर्कआउट करता है। ओके, सो लेट्स सी दिस। सो df डॉट री इंडेक्स और फिर आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो नई इंडेक्सिंग हम चाहते हैं, सपोज मैं नई इंडेक्सिंग में पहले b को चाहता हूँ, फिर मैं c को चाहता हूँ, फिर मैं a को चाहता हूँ, फिर मैं e को चाहता हूँ, और जो बच गया मेरा a b c d बच गया, ये मैं री इंडेक्सिंग चाहता हूँ। इसको मैं यहीं पर क्लोज कर देता हूँ, प्रिंट करता हूँ df। तो ये चेंज इसमें नहीं हुआ है। एक बार मैं सेम df इक्वल टू df करता हूँ इसको चेंज करने के लिए, तो देखिए ये इसमें काम कर रहा है, लेकिन इसमें इन प्लेस आर्गुमेंट काम नहीं करता। ये पहले भी हमने देखा था, उस समय भी ये दिक्कत आई थी कि इन प्लेस इसके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी ये सेम डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करता। तो फिर हम दूसरा तरीका अपना लेते हैं, वो df इक्वल टू df कर देते हैं ताकि वो उस सेम डेटा फ्रेम में चेंज हो जाए। तो इसके अंदर इन प्लेस आर्गुमेंट नहीं है। अब इसके पीछे तो लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि इसमें ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन इतना डीप में हमको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो df इक्वल टू df डॉट री इंडेक्स और फिर आप सारी इंडेक्सिंग यहाँ पर दे दीजिए जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए, जो नया सीक्वेंस आपको चाहिए उस सीक्वेंस में आप दे दीजिए रो की इंडेक्सिंग, तो वो उस डिजायर्ड इंडेक्सिंग में हो जाएगा। अब अगर इसमें जैसे 5 इंडेक्स थे और अगर आप यहाँ पर 4 इंडेक्स देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये री इंडेक्सिंग कर पाएगा। तो वो एक्यूरेट इंडेक्सेस उसको मिलने चाहिए। 4 इंडेक्स दिए तो एरर तो इसने नहीं दी, लेकिन सिर्फ 4 इंडेक्स के लिए ही उसने नया डेटा फ्रेम बना दिया है। तो वो एक जो आपने इंडेक्स नहीं दिया, कुल मिला के वो फिर उसको हटा देता है, उसको ये यहाँ से रिमूव कर देता है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर मैं एक और को हटा देता हूँ तो सिर्फ वही इंडेक्स उसके अंदर बाकी रह जाएगा। ये देखो BAD ही उसके अंदर रह गया है। व्हाट इट विल डू री इंडेक्स, लिख देते हैं। सो लेट वी कंसीडर द सेम डेटा फ्रेम एंड लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। दिस इज अ डेटा फ्रेम। नाउ सपोज क्वेश्चन नंबर 1, राइट कोड टू चेंज। इस सीक्वेंस में सिंपल आपको रो इंडेक्स को चेंज करना है। तो देखिए रो इंडेक्स को चेंज करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्ट आपका जो सीक्वेंस है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए df इक्वल टू df डॉट री इंडेक्स एंड द गिवन सीक्वेंस BCD, then this A, then this E, right? So this is a very simple solution. इसमें अगर जबरदस्ती आप एक्सेस आर्गुमेंट देना चाहें तो एक्सेस आर्गुमेंट देने में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। BCDAE तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सेस की हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसको दे सकते हैं जबरदस्ती। इसी तरीके से अगर आप इसको इंडेक्स इक्वल टू भी लिखना चाहें तब भी आप इसको दे सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो लेट्स सी द आउटपुट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप, इसके ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं। रो के केस में ऐसा भी कर सकते हैं df डॉट री इंडेक्स इंडेक्स इक्वल टू दिस। तो अगर इसके पहले जो रीनेम फंक्शन था अगर उससे हम कनेक्ट करके देखें तो इस तरीके से इसको ले सकते हैं। या फिर आप इसके अंदर जैसा मैंने बताया यहाँ पर हम एक्सेस आर्गुमेंट को देके भी इसमें काम कर सकते हैं। access equal to 0, so this also may be the solution of this. Similarly, suppose I want to change the sequence of columns, so write code. Suppose this is the second question in this. Write code to change the column indexes. column में तो क्या है, 2 ही column हमारे पास है, लेकिन पहले जो sequence है पहले name आ जाना चाहिए और फिर बाद में हमारा roll number आना चाहिए। Okay, so how I can do this? अब इसमें एक्सेस आर्गुमेंट देना जरूरी है और वही आप जो स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करते हुए चल जाइए। पहले मुझे रखना है नेम और बाद में मुझे रखना है रोल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सेस को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 1, लेट एग्जीक्यूट दिस। सो ये नेम को आगे कर देगा, रोल नंबर को पीछे कर देगा। यू कैन सी हियर नेम आगे हो गया, रोल नंबर हमारा पीछे हो गया। सो इसमें हमको एक्सेस आर्गुमेंट जरूर यूज़ करना पड़ेगा।
या फिर अगर आप डायरेक्ट इसमें कॉलम्स इक्वल टू लिख देते हैं तो फिर हमको एक्सेस आर्गुमेंट को यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे कॉलम्स इक्वल टू, देन देयर इज नो नीड टू हैव दिस एक्सेस आर्गुमेंट। सो लेट एग्जीक्यूट दिस। सो टुडे इन दिस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द यूज ऑफ दिस रीइंडेक्स एंड रीनेम फंक्शन। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन and you are able to solve the board examination question.